नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, जल्दी जल्दी इस हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर लें। जो नए नए बच्चे हैं वो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो जल्दी जल्दी मित्रों सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास भी जल्दी जल्दी शेयर कर दें। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं। शायद आप शेयर कर दिए होंगे। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पर। तो जैसा कि मित्रों हम आपको बता दें, ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिंगल फेज रोटर के बारे में है, सिंगल फेज मोटर के बारे में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो आपके यूपी पीसीएल टीजी2 हुआ, डीएमआरसी हुआ, दिल्ली मेट्रो का जो होता है, या फिर जो है इसरो हुआ, इन सब विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक फेज बाइंडिंग के पार्श्व में एक फेज सप्लाई जोड़ी जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में होता है, क्या होता है मित्रों? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। जब एक फेज बाइंडिंग के पार्श्व में एक फेज सप्लाई जोड़ी जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो कम अधिक होने वाला होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, एक संधारित्र स्टार्टर व संधारित्र रन मोटर मूलतया होती है। एक संधारित्र स्टार्टर व संधारित्र रन मोटर मूलतया कैसी होती है मित्रों? तो दो फेज वाली मोटर होती है। कैसी होती है? दो फेज वाली मोटर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, सामान्यतया हिस्टैरिसीस मोटरें की क्षमता के लिए बनी होती हैं। सामान्यतया हिस्टैरिसीस मोटरें कितनी क्षमता के लिए बनी होती हैं मित्रों? तो जो हिस्टैरिसीस मोटर होते हैं ये 2 से 16 वाट की क्षमता के लिए बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, विद्युतीय घड़ी में उपयोग होने वाली मोटर कौन सी है? विद्युतीय घड़ी में उपयोग होने वाली मोटर कौन सी है मित्रों? तो वो जो मोटर है उसको हम हिस्टैरिसीस मोटर कहते हैं। कौन सा मोटर कहते हैं? हिस्टैरिसीस मोटर कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, निम्न चाल व उच्च टार्क के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग में लाई जाती है? अगर चाल निम्न हो और टार्क उच्च के लिए हम कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? तो वो कौन सा मोटर होता है मित्रों? तो वह जो मोटर होता है उसे स्टेप्टर मोटर कहते हैं। कौन सा मोटर कहते हैं? स्टेप्टर मोटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, एक फेज मोटरें जिनमें स्टार्टिंग व रनिंग करंट समान रहता है वह मोटरें कहलाती हैं। तो वह मोटरें कौन सी मोटर कहलाती हैं मित्रों? तो उस मोटर को स्टेपर मोटर कहते हैं। स्टेपर मोटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टेपर मोटरें प्रयोग में लाई जाती हैं। तो स्टेपर मोटरें जो होती हैं किसके प्रयोग में लाई जाती हैं मित्रों? तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है, रोबोट व न्यूमेरिकस कंट्रोल्ड मशीन टूल में उपयोग लाई जाती हैं, ये भी सही है। परिवर्तनशील चाल वाले ड्राइव सिस्टम, ये भी सही है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्विच जनरेटर ड्राइव में प्रयोग लाई जाती है। तो अर्थात यहाँ पर उपर्युक्त सभी को ऑप्शन सही है, अर्थात विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, स्टेप्टर मोटर निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो स्टेप्टर मोटर किस प्रकार की होती है मित्रों? अस्थायी चुंबक प्रकार की होती हैं, ये भी सही है। वेरिएबल रिलक्टेंस मोटरें होती हैं, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड मोटरें, ये भी सही है। तो उसमें भी हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, अर्थात ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक फेज सिंक्रोनस मोटर जिसके रोटर को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह कौन सी मोटर कहलाती है मित्रों? तो वह जो मोटर होती है वह मोटर तुल्यकालिक प्रतिस्तंभ मोटर कहलाती है। कौन सी मोटर कहलाती है? तुल्यकालिक प्रतिस्तंभ मोटर कहलाती है। एक फेज सिंक्रोनस मोटर जिसके रोटर का उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, वह कौन सी मोटर होती है मित्रों? तो वह मोटर तुल्यकालिक प्रतिस्तंभ मोटर होती है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर का उपयोग कहाँ की जाती है मित्रों? तो ये टाइमिंग डिवाइस में की जाती है, कंट्रोल एपरेटस में की जाती है, सिंगल डिवाइसिस में की जाती है। तो यहाँ पर भी मित्रों हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
छोटी एक फेज मोटर में उपर्युक्त धारिता होती है। छोटी एक फेज मोटर में उपर्युक्त धारिता कितनी होती है मित्रों? तो छोटी इन फेज मोटरों में जो धारिता होती है 110 माइक्रोफैरड की होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रेरण मोटर के घूमने की दिशा बदल सकते हैं। तो कैसे बदलते हैं मुख्यतः? तो मित्रों इसको बदलने के लिए हमको मुख्य या सहायक कुंडलन में किसी एक के टर्मिनल बदल करके हम उसके घूर्णन की दिशा को बदल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य क्या होता है मित्रों? स्टार्टिंग टार्क में वृद्धि व स्टार्टिंग धारा में कमी लाना, ये इसका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि एक फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर रन मोटर 2 HP क्षमता की है में निम्न में से कौन सी प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मित्रों कौन सा कैपेसिटर प्रयोग करते हैं? इसमें हम क्षणिक क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है एक फेज कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का सामान्यतया शक्ति गुणक होता है। तो कितना होता है मित्रों? 0.1 पश्चगामी होता है। 0.8 पश्चगामी होता है। एक फेज कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का सामान्यतया शक्ति गुणक कितना होता है? 0.8 पश्चगामी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है एक फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? एक फेज मोटरों को सेल्फ स्टार्ट करने की जो सबसे सस्ती विधि है उसे हम फेज स्पिल्ट विधि कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है निम्नलिखित मोटरों में उच्चतम स्टार्टिंग टार्क होती है। तो निम्नलिखित मोटरों में उच्चतम स्टार्टिंग टार्क होगा, कैसा होगा मित्रों? तो वह जो टार्क होता है वो यूनिवर्सल मोटर का होता है। कैसा होता है? यूनिवर्सल मोटर का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है एक फेज मोटर में स्टार्टिंग बाइंडिंग कैसी होती है? तो एक फेज मोटर में जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है वो स्टेटर में होती है। बाइंडिंग कहाँ पर होती है एक फेज मोटर के स्टार्टिंग बाइंडिंग? तो स्टेटर में होती है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है निम्नलिखित कार्यों में सबसे छोटी साइज की मोटर होती है। तो निम्नलिखित कार्यों में सबसे छोटी साइज की मोटर कौन सी होती है मित्रों? तो दीवार घड़ी में जो मोटर लगी होती है वो सबसे छोटी साइज की मोटर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं छत के पंखों में कौन सी मोटर लगी होती है? तो मैं मित्रों जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो है हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। वो भी कौन सा कैपेसिटर होता है? अस्थाई कैपेसिटर होता है। वो भी एक प्रकार का मोटर होता है। तो छत के पंखों में जो मोटर होती है उसे अस्थाई कैपेसिटर मोटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में मोटर होती है। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं मित्रों? तो स्पिल्ट फेज मोटर का प्रयोग करते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं? तो स्पिल्ट फेज मोटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है किसी मोटर की ओवरलॉकिंग करने से पूर्व बाइंडिंग प्रतिरोध व इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। यह निम्नलिखित यह किस लिए आवश्यक है? तो यह मित्रों किस लिए आवश्यक है? जैसा कि चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो तीसरा ऑप्शन सी है दोषयुक्त बाइंडिंग को पहचाना जा सकता है। दोषयुक्त बाइंडिंग को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है नए साफ वायरिंग को ग्रीस भर कर मोटर को चलाया जाता है परंतु मोटर चलाने पर बियरिंग गर्म हो रहे हैं। तो इसका संभावित कारण क्या होता है? तो मित्रों यहाँ पर ग्रीस गलत ग्रेड का था। ये हमको जानकारी हो जाना चाहिए कि उसका जो ग्रीस था वो गलत ग्रेड का था। उसमें जो आवश्यकता थी वो नहीं था। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक स्टार्टर में कांटेक्ट पॉइंट में सबसे हल्का गड्ढा है। इन्हें साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो मित्रों उन्हें साफ करने के लिए हमें स्मूथ रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 25 का प्रयोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है
जब एक मल्टीमीटर द्वारा कैपेसिटर टेस्ट किया जाता है तो दाईं तरफ सुई शून्य दर्शा रही है। इसका अर्थ है कि कैपेसिटर में क्या होता है, तो जो कैपेसिटर होता है वो लघु परिपथ होता है। कैपेसिटर कैसा होता है? लघु परिपथ होता है। जब एक मल्टीमीटर द्वारा कैपेसिटर टेस्ट किया जाता है तो दाईं तरफ सुई शून्य दर्शा रही है, तो इसका अर्थ है कि कैपेसिटर में लघु परिपथ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है एक फेज कैपेसिटर मोटर में चलते समय शोर है, इसका एक कारण क्या होता है? तो एक फेज कैपेसिटर मोटर में चलते समय शोर है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है मित्रों? तो रोटर बार में ढीलापन। अगर रोटर बार में ढीलापन है तो समझ लीजिए कि जो है इसमें शोर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कह रहा है एक फेज यूनिवर्सल मोटर स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मोटर का प्रदाय वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो यूनिवर्सल मोटर स्टार्ट नहीं होगा। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है मोटर सामान्य गति पर स्टार्ट होकर शीघ्र गर्म हो रही है। मोटर सामान्यतया फिर से देख लीजिए। मोटर सामान्यतया गति पर स्टार्ट होकर शीघ्र गर्म हो रही है। क्यों? तो क्यों गर्म हो रही है मित्रों? क्योंकि फील्ड कॉयल अर्थ हो गई है। क्योंकि जो फील्ड कॉयल है वो अर्थ हो गई है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है एक यूनिवर्सल मोटर को छूने से झटका लग रहा है। एक यूनिवर्सल मोटर को छूने से झटका लग रहा है, तो ऐसा क्यों होता है मित्रों? तो कमज़ोर इंसुलेशन व कमज़ोर अर्थिंग के कारण फील्ड अर्थ हो गया है। ये हमको पहचान हो जानी चाहिए। तो मित्रों जैसा कि इस प्रकार से अगर वीडियो क्वेश्चन आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर सब्सक्राइब करवाएं, साथ साथ अपना भी शेयर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और मित्रों अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा बदल सकते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा हम कैसे बदलते हैं? तो फील्ड या आर्मेचर में किसी एक के संयोजन बदलकर, फील्ड या आर्मेचर के किसी भी एक संयोजन को बदलकर हम यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कह रहा है एक फेज प्रदाय द्वारा उत्पन्न फ्लक्स कैसा होता है? तो एक फेज प्रदाय द्वारा उत्पन्न फ्लक्स कैसा होता है मित्रों? तो प्रत्यावर्ती होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा भाग रोटर का नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो रोटर का भाग नहीं है? तो जैसा कि मित्रों आप कुंडलन होता है, क्रोड, शाफ्ट, ये सब रोटर का भाग होता है, लेकिन अंत प्लेट जो होता है ये रोटर का भाग नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक फेज प्रदाय में उच्च बल घूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं मित्रों? तो संधारित्र प्रारंभ संधारित चल मोटर के द्वारा, संधारित प्रारंभ संधारित चल मोटर के द्वारा एक फेज प्रदाय में उच्च बल घूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यदि मोटर में कुंडलन स्टेटर क्रोड से स्पर्श कर जाएं तो कुंडलन कहलाती है। तो कुंडलन कैसी कहलाती है? तो कुंडलन जो होता है भू समर्पित कहलाती है, भू समर्पित कहलाती है। यदि मोटर में कुंडलन स्टेटर क्रोड से स्पर्श कर दिए जाएं तो कुंडलन क्या कहलाती है? भू समर्पित कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है फेज स्पिल्ट संधारित्र मोटर में मुख्यतया कुंडलन और सहायक कुंडलन के बीच फेज अंतर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो मित्रों क्या किया जाता है? सहायक बाइंडिंग परिपथ में धारिता प्रतिघात उत्पन्न करके हमको प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहा है एसी दिक् परिवर्तक मोटर का बलाघूर्ण क्षमता की दिष्ट धारा मोटरों से कैसी होती है? मित्रों क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एसी दिक् परिवर्तक मोटर में बलाघूर्ण समान क्षमता की दिष्ट धारा मोटरों से कैसी होती है? अधिक होती है। मित्रों कैसी होती है?
अधिक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कह रहा है, एक संधारित्र प्रारंभ व संधारित्र रन मोटर 2 HP क्षमता के लिए इनकी प्रारंभन कुंडलन परिपथ में किस प्रकार की संधारित्र उपयोग किया जाता है। तो मित्रों जो यहाँ पर हमारे चारों में सही ऑप्शन है वो उचित क्षमता या डाइलेक्ट्रिक प्रकार का होता है। उचित क्षमता या डाइलेक्ट्रिक प्रकार का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक मोटरों की प्रकार की मोटरें होती हैं। सार्वत्रिक या सार्वभौमिक प्रकार की मोटरें कैसी मोटरें होती हैं मित्रों? तो यह जो है श्रेणी कुंडलित मोटरें होती हैं। कैसी मोटरें होती हैं? श्रेणी कुंडलित मोटरें होती हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक एकल कला संधारित्र प्रारंभ मोटरों में संधारित्र होती है। तो कैसी होती है? 10 से 10 माइक्रोफैरड तक होती है। एक एकल कला संधारित्र प्रारंभ मोटर में संधारित्र कैसी होती है? 10 से 100 माइक्रोफैरड का होता है। हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है, निम्न उपसाधनों में से कौन सा उपसाधन में सबसे छोटी मोटर की आवश्यकता होती है। तो मित्रों जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया था कि जो विद्युत घड़ी होती है, जो घड़ियां होती हैं, उसमें सबसे छोटी मोटर लगती हैं, तो उसी में हम प्रयोग करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कह रहा है, किसी मोटर की मरम्मत करने से पूर्व अविच्छिन्नित इंसुलेशन परीक्षण व कुंडलन प्रतिरोध का मापन आवश्यक होता है। तो कैसा आवश्यक होता है मित्रों? तो इसमें उपरोक्त सभी, जैसा कि ऑप्शन ए सही है, दोषित कुंडलन की पहचान करने के लिए एकदम सही है, अनुरक्षण कार्ड में भरने के लिए ये भी सही है, मरम्मत की प्रकार ज्ञात करने के लिए, मरम्मत का प्रकार ज्ञात करने के लिए। तो इसमें मित्रों चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, एक मोटर का नया बियरिंग में ग्रीस भर कर फिट करके मोटर को चलाया गया, फिर भी बियरिंग गर्म हो रही है, तो इसका जो है कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है मित्रों? एक मोटर का नया बियरिंग में ग्रीस भर कर फिट करके मोटर को चलाया गया, फिर भी बियरिंग गर्म हो रही है, तो इसका कारण क्या होता है? तो इसमें जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है दोनों सही है। ग्रीड उपर्युक्त ग्रेड की नहीं है, एकदम सही है। ग्रीस अधिक भर दी गई है, ये भी सही है। इसलिए क्या होता है कि बियरिंग जो होता है वो गर्म होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कह रहा है, एक कला संधारित्र मोटर में चलते समय आवाज़ आ रही है, तो इसका कारण क्या होता है? एक कला संधारित्र मोटर में चलते समय आवाज़ आ रही है, तो इसका कारण क्या होता है मित्रों? तो रोटर छड़ों का ढीला होना, मोटर छड़ों का ढीला होना इसका कारण हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार की एकल फेज मोटर पावर फैक्टर के साथ उत्पन्न रूप से कार्य करती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की एकल फेज मोटर पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप से कार्य करती है? तो जो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की एकल फेज मोटर पावर फैक्टर के साथ उच्चतम रूप से कार्य करती है मित्रों? तो यूनिवर्सल मोटर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम 45 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कह रहा है, एक संधारित्र प्रकार की मोटर पहले टेबल फैन के घूमने की गति को कैसे बदलेंगे? तो मित्रों क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एक संधारित्र प्रकार की मोटर वाले टेबल फैन के घूमने की गति को हम कैसे बदलेंगे? तो मित्रों जो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सहायक या मुख्य कुंडलन में से किसी एक संयोजन को बदल करके हम बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कह रहा है, संधारित्र प्रकार की पंखा मोटर में संधारित्र लघु परिपथ हो जाता है, तो पंखा कैसी होगी? तो पंखा नहीं चलेगा। तो मित्रों क्या ऐसा क्या होता है? पंखा रुक जाएगी, पंखा नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, यूनिवर्सल मोटर में भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को कम कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यूनिवर्सल मोटर में भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को कम कर सकते हैं। तो मित्रों कैसे कम कर सकते हैं? पोल व स्टेटर को पटलित बनाकर हम कम कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? यूनिवर्सल मोटर में कंपन सेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके डॉट डॉट को कम किया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर में कंपन सेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके किसको कम किया जा सकता है? तो स्पार्किंग को कम किया जा सकता है। मित्रों यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्पार्किंग हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एक यूनिवर्सल मोटर में कम्यूटेटिंग पोल का उपयोग करके डॉट डॉट कम्यूटेटिंग प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एक यूनिवर्सल मोटर में कम्यूटेटिंग पोल का उपयोग करके डॉट डॉट कम्यूटेटिंग प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन सा कम्यूटेटिंग प्राप्त किया जा सकता है मित्रों? स्मूथ कम्यूटेटिंग प्राप्त किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, एक यूनिवर्सल मोटर को लंबे समय तक बिना भार के नहीं चलाया जा सकता। मित्रों यूनिवर्सल मोटर को बिना भार के हम नहीं चला सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, एक यूनिवर्सल मोटर की चाल भार बढ़ने पर क्या होती है? तो भार बढ़ने पर घट जाती है। एक यूनिवर्सल मोटर की चाल क्या होती है? भार बढ़ने पर बढ़ जाती है। तो मित्रों जैसा कि हम इसमें टोटल 51 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों अगर ये क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया गया अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और साथ साथ चैनल अगर कोई नए विद्यार्थी हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पुनः हम अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्कार।